इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो कि इस समय बिहार चुनाव प्रचार के दौरे पे हैं। सर, पार्टी के नेता के तौर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तो बिहार हमेशा से ही आप आते रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपके शुरू के लाइफ का भी एक बड़ा हिस्सा बिहार में ही गुजरा है, तो वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके मार्फत की क्या था। नहीं, मेरा जन्म यहीं हुआ, पटना में। 20 साल में यहीं रहा। मेरी पूरी स्कूलिंग शिक्षा यहीं हुई। पटना सेंट जेवियर से मैंने पढ़ाई की और फिर पटना कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन की। तो ये सारा जो समय गुजरा ग्रेजुएशन तक का, वो मेरा पटना में गुजरा है। और आप जानते ही हैं देवेंद्र जी के, किसी के भी जीवन में बचपन और जब वो युवा होता है, उसका जो जीवन यात्रा होती है, उसके लिए बहुत ही याद रखने वाली होती है। और बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसे जीवन में एक बालक से युवा बनाता है। और एक बालक से युवा बनने में जो लड़कपन में कुछ गलतियां, कुछ सीख करके फिर संभलने के साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि होश यहीं आना, चेतना यहीं जगनी, ये सब चीज़ों की जो यात्रा है, वो सारी यात्रा मेरी यहीं गुजरी है। इसलिए बहुत भावुक भी हो जाता हूँ। उस समय बिहार को आगे के रोड मैप के तौर पे जो आपका एक देखते होंगे कि बिहार आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और अभी जो बिहार है कैसे देखते हैं, कैसे तुलना करते हैं? नहीं, बिहार ने, मैं तो बिहार के साथ बहुत जुड़ा रहा हूँ। तो मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद तो एक बहुत अंधकार युग आया लालू यादव जी का। वह अंधकार युग जो था वो जंगल राज का युग था और बिहार जो प्रोग्रेस कर रहा था उसकी प्रोग्रेस रुक गई थी। मैं अपने ज़माने में कहूँ तो मेरे कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता था, पटना कॉलेज को। इट वाज ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार, इस नाम से लोग जानते थे। हु इज़ हु, इंडो अमेरिकन पब्लिकेशन की एक किताब होती थी, पुस्तक थी, जिसमें जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत जाने माने लोग हैं उनका जिक्र हुआ करता था उस किताब में। उसमें पटना यूनिवर्सिटी के कम से कम 20 प्रोफेसरों के नाम होते थे। ये यहाँ की ख्याति थी। लेकिन उसके बाद लालू राज आया और लालू राज में शिक्षा की एक तरीके से आहुति दे दी गई, स्वास्थ्य की आहुति दे दी गई और शिक्षा का स्तर गिरने लगा। प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनकी पेंशनें बंद हो गईं, यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट रुक गया और एक तरीके से कहा जाए कि बिहार की विकास की गति पटरी से उतर गई। ये 2005 के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने बहुत एक फिर से करवट ली और 2014 के बाद मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो गति और तेज़ पकड़ी। आज जब मैं देखता हूँ तो बहुत तीव्र गति से विकास के रास्ते पर बिहार चल पड़ा है और यह गति एक तरीके से कहा जाए देवेंद्र जी तो इसने गति पकड़ ली है, मोमेंटम गेन कर लिया है। अब इसको और गति देने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि ये चुनाव इस तरीके से ज़रूर गति देगा। यह आज जो आवश्यकता इस बात की है कि बिहार को स्थायित्व मिले, स्थिरता मिले, स्टेबल गवर्नमेंट मिले और स्टेबल गवर्नमेंट नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो, डबल इंजन की सरकार हो, ताकि जो आशीर्वाद मोदी जी का मिलता है वो ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट हो और जो नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं 2 फेजेस में देखता हूँ। मेरे बिहार छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा डिप आया, जंगल राज आया, लोग त्राहिमाम कर गए, परिस्थितियाँ बिल्कुल ख़राब हो गई। जंगल राज था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना, स्कैंडल्स का, घोटालों का ये स्थान बन गया और फिर नीतीश जी के राज में फिर से सुशासन की तरफ चला, विकास की तरफ चला और विकास को गति मिलते हुए आज हम 2025 में इसको देख रहे हैं। तकरीबन 20 साल सर नीतीश कुमार जी शासन में रहे, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति अभी है वो एकदम से सेटिस्फैक्ट्री है या फिर बहुत कुछ और हो सकता था जो कि नहीं हो पाया, उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी वो सरकार? नहीं, बहुत सबसे पहली बात यह है कि
विकास सतत प्रक्रिया है। उस सतत प्रक्रिया को चलाए रखना, गतिमान रखना, ये आवश्यकता है। लेकिन नीतीश जी ने पिछले 20 सालों में और विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व के बाद इसमें बहुत बड़ी गति आई है और गति के साथ साथ ये आगे बढ़ रहा है। इसलिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं, मोर देन सेटिस्फैक्शन ये काम हुआ है। जयप्रकाश रेल एंड रोड ब्रिज बन गया, जयप्रकाश जेपी सेतु बन गया, अटल पथ बन गया, ये एलिवेटेड रोड बन गई। सिर्फ मैं पटना का ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सारे सभी शहरों में एलिवेटेड रोड, ये एम्स तक, दीघा से लेकर के एम्स तक का एलिवेटेड रोड बन गया। अशोक राजपथ की तस्वीर बदल गई। गंगा के किनारे, जिसको आजकल लोग यहाँ मेरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, वो बन गया। तो विकास तो अथाह हुआ, लेकिन विकास की प्रक्रिया सतत है और लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। आज जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो वहाँ आज 40 से ज़्यादा फ्लाइट्स उतर रही हैं। 1200 करोड़ रुपए का बन करके तैयार हुआ है। बीटा में 1400 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बन गया। दरभंगा में 26 फ्लाइटें उतर रही हैं। तो रेलवेज़ में 10 फोल्ड बजट बढ़ गया। 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से गुजर रही हैं। 26 अमृत भारत ट्रेन्स बिहार से ओरिजिनेट होती हैं। 98 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इंटरनेट गांव-गांव पहुंच गया है। यहाँ देवेंद्र जी 2 घंटे बिजली आती थी। हमारे मित्रों से आप पूछिएगा, मोबाइल जब आया था तो हम लोग 12 रुपए देते थे इन्वर्टर वाले को कि इसको मोबाइल को चार्ज कर दो, क्योंकि घर में बिजली नहीं होती थी, तो लोग 12-12 रुपए दे करके चार्ज कराते थे। और हम बिजली के सहारे तो जीना छोड़ ही चुके थे। घर घर में जनरेटर, घर घर में इन्वर्टर का काम हो गया था। इन्वर्टर से ही दुनिया चल रही थी। आज 24 घंटे बिजली है। सड़कों की जाल बिछी है। 31,000 किलोमीटर, 31,000 क्षमा कीजिएगा, 31,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी हैं। इंटरनेट से 8,400 पंचायतों को जोड़ दिया गया है। तो ये किस तरीके से बदलाव आया है, इसको हमको समझना होगा। यहाँ मैंने कहा कि मोबाइल नहीं चलता था, आज गांव-गांव में यूट्यूबर बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। कोई मगही में अपनी बात को रख रहा है, कोई भोजपुरी में रख रहा है, कोई मैथिली में रख रहा है, कोई अंगिका भाषा में रख रहा है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बीजेपी का ये अधिकार है, किसी भी पार्टी का ये अधिकार है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका साम्राज्य फैले, राजनीतिक साम्राज्य से कहें। बिहार में जैसे आप बता भी रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कहीं एक कसक रहती है कि ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी का मुख्यमंत्री, वो एक कसक रहती है? नहीं, हमें कसक नहीं रहती। हम संगठन को का आधार हमेशा बढ़ाते रहते हैं और वो सतत प्रक्रिया में बढ़ रही है। लेकिन बिहार एक विशेष तरीके से, हर एक प्रदेश अपने अपने तरीके से बढ़ता है, बिहार अपने तरीके से बढ़ा है। और नीतीश जी और हमारा बड़ा नेचुरल कॉम्बिनेशन है। अभी से नहीं, अडवाणी जी के टाइम से, अटल जी के टाइम से, और उस नेचुरल कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ सर, यहाँ बहुत चर्चा होती है कि जिन लोगों को भी सरकार में जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी कोटे के भी मंत्री हों, अगर उस रूप में अपनी छवि नहीं बना पाए कि जनता की भीतर वैसी स्वीकार्यता हो कि एक लीडर के तौर पे पैन स्टेट दिखे। इस बार तो चुनाव में ये भी दिखा कि कैसे, जैसे प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के ऊपर अटैक किए। क्या वो बात चिंतित करती है कि ऐसी लीडरशिप हम नहीं दे पा रहे हैं जो कि बिहार बीजेपी को आगे लेके जाए? नहीं, देखिए, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। जब मौका मिलता है तभी लीडरशिप ग्रो होती है और उसका एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव में गए थे तो उस समय हमारे पास लीडर नहीं था। राजस्थान में भी हम चुनाव में गए थे तो हमने कोई लीडर घोषित नहीं किया था। लेकिन आज वहाँ पर विराजमान हैं, दो मुख्यमंत्री विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव में गए थे तो हमने वहाँ लीडर घोषित नहीं किया था। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उत्तराखंड में जब हम चुनाव में गए थे तो हमने नेतृत्व घोषित नहीं किया था, लेकिन नेतृत्व वहाँ स्थापित है।
तो ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसमें से निकल करके आते हैं। यहाँ बिहार में हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए नीतीश जी के ही नेतृत्व को आगे लेकर के हम चल रहे हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार विधानसभा में दिखा कि बीजेपी जुड़वा भाई के तौर पे जेडीयू के साथ है। क्या कहीं प्लानिंग के तहत स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है कि अगर ज़्यादा सीटें बीजेपी की आई तो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है? पिछली बार भी हमारी ज़्यादा सीटें आई थी, नीतीश जी ने हमको कहा भी था कि आपकी ज़्यादा सीटें हैं, आपको सोचना चाहिए। हमने कहा नहीं। तो इसलिए इस बार का चुनाव भी हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं और आगे सरकार उनके ही नेतृत्व में चलेगी। क्योंकि पहले फेज का सर चुनाव हो गया, तो क्या फीडबैक, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के पास तो हर से अच्छी रिपोर्ट आई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है और हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जा रहे हैं। एक तरफा लोगों का फैसला है। इन 121 सीटों में अगर नंबर्स के हिसाब से समझना चाहें, हम टोटल आपको बताना चाहेंगे कि हम 160 प्लस होंगे। सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं कि क्या ट्रम्प कार्ड जिसे कहें कि इस बार चुनाव एनडीए नहीं, लोगों को विश्वास है कि विकास हुआ है और विकास को हमने कायम रखना है, विकास को स्थिरता देनी है, स्थायित्व देना है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि 2020 के चुनाव में काम प्रोग्रेस पर था, बन रहा था, आज वो बन करके तैयार हुआ है, इसलिए वो विजिबल हुआ है, इसलिए विकास लोगों को दिख रहा है, अपने दैनंदिन जीवन में दिख रहा है, उसको वो स्थायित्व देना चाहते हैं। और नीतीश जी का नेतृत्व, उसके प्रति लोगों का अथाह प्रेम भी है, सहयोग भी है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पर अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बिहार को आशीर्वाद दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसने बिहार की तस्वीर को बदला है। गंगा पर एक ब्रिज होता था, बरौनी का ब्रिज, आज ब्रिज की श्रृंखला लग रही है और कनेक्टिविटी बन रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, उसके लिए स्वीकृतियां हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बिहार की तस्वीर और नक्शे को बदल दी है और आगे बदलेगी, इस विश्वास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। इस पहले फेज में सर जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, ऐतिहासिक वोटिंग, उसमें अपोजिशन के लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये तो बदलाव की बयार है, बदलाव की हवा है। गम भुलाने के लिए गालिबा ख्याल अच्छा है। उनको धरती से तो कोई जानकारी वास्ता है नहीं, उनको धरती की कोई जानकारी भी नहीं है। वो चुनाव पहले दिन ही, चुनाव जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन वो पिछड़ गए थे और लगातार वो पिछड़ते चले गए। और यह चुनाव, मैंने कहा, एक तरफा है, एनडीए के पक्ष का है। क्या उसके पीछे सबसे बड़ी वजह, आप लोगों के भरोसे के पीछे सबसे बड़ी वजह ये माना जाए कि जो महिला वोटर्स की लाइन है वो ज़्यादा भी है, लेकिन समाज के हर वर्ग का सपोर्ट मिला है। हमारे विरोधी सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनको एक समुदाय विशेष का वोट के बारे में बात करते हैं। वो वो किसी जाति और किसी धर्म के साथ जुड़ने की बात करते हैं। इसका एक लेवल होता है, वहां जाकर के वो समाप्त हो जाता है। लेकिन बिहार सबका है और एनडीए सबको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है। आप अपने भाषणों में भी ये जिक्र कर रहे हैं कि एक शहाबुद्दीन का दौर था और फिर आरजेडी ने उनके बेटे उसामा शाह का चयन किया। ये इस तरह के नैरेटिव, इस तरह के इशूज़ इस चुनाव में कितना ग्राउंड पर उसका रेजोनेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल, बहुत देखने को मिलता है। आरजेडी का जो डीएनए है, आरजेडी का जो कल्चर है, वो दादागिरी का है, रंगदारी का है, जंगल राज का है। वो आरजेडी इसीलिए खड़ी है, रंगदारी के लिए, जंगल राज के लिए और दादागिरी के लिए। तो ये दिखता है। शहाबुद्दीन का खौफ, वहाँ के परिवारों से पूछिए, आज भी वो शहर जाते हैं। उनके बेटे को आप चुनाव में टिकट देते हो तो क्या अर्थ बनता है, बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इनका डीएनए ही अराजकता का है। आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सुशासन के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसी सरकार को कंटिन्यू करने के लिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये तो अरबपतियों की सरकार ये लोग से बनाना चाहते हैं, बीजेपी के नेता। देखिए, राहुल गांधी को, अब ये शहजादे को कोई ज़मीन से कोई जानकारी नहीं है। कुछ एनजीओज हैं लेफ्ट ओरिएंटेड, वो लोग इसको पाठ पढ़ाते हैं। सारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भी उन्होंने मटिया मेट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसको कोई जानकारी तो है नहीं, बेचारे राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं है। जो चिट समाया उस पर बोलना शुरू हो गए। एसआईआर पर महाराष्ट्र में पहला आंकड़ा अलग है, बाद में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आंकड़े अलग हो गए।
तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े अलग हो गए। एक तरफ आप कह रहे हो कि वोटरों में गड़बड़ी हुई है, जब एसआईआर करते हैं जिसका मतलब ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है तो विरोध करते हो। चाहते क्या हो भाई तुम? इतना कंफ्यूज्ड नेतृत्व जिसको ये जानकारी, एक तरफ आप हरियाणा में आपने आरोप लगाया, हालांकि वो सब गलत सिद्ध हो गया। एक शपथ पे पत्र नहीं दिया है इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, एक मेमोरेंडम नहीं दिया है। इतनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती, इतना भी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकता है। मुझे कुछ आरोप है इलेक्शन कमीशन पर, तो मैं इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डालूंगा ना, मैं शपथ पत्र पर डालूंगा ना, और तो और छोड़िए, एक मेमोरेंडम तो डालूंगा ना, फैक्ट्स तो दूंगा ना। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे करके, ये तो हम लोग जो देवेंद्र जी कॉलेज के दिनों में होता था ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। प्रिंसिपल पर 4 बातें बोली और चलते बने, जवाब देते रहे, हमने आरोप लगा दिया, हम चलते बने। ये जो जिसको बोलते छेड़खानी करना, तो ये अभी तो ये कॉलेज की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आए हैं। ये जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ विपक्ष का नेता वो इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करे, कहीं का फोटो कहीं लगाए। अब वो ब्राजील का जो आपने देखा वो उत्तर आ गया उसका। और ये लोग बोल रहे हैं जिसके खुद के प्रशांत किशोर का वोट वेस्ट बंगाल और पटना में है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पर भी वोट है, वहां पर भी वोट है। तो इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तुम्हारे परनाना ने किया, तुम्हारी दादी ने किया, तुम्हारे पिताजी ने किया, 2002 में भी हुआ, हर 20 साल 10 साल पर होता है ये। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ ये हुई कि तुमको घुसपैठियों का वोट चाहिए था। आप घुसपैठियों के सहारे, वोट के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते थे। अब जो 2002 में जिसका वोट ही नहीं था, वो 2025 में वोट कहां से आया? तो ये इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर पूछेगा और उसका आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? और निश्चित रूप से जब 2002 में ना तुम्हारे पिताजी का वोट था ना तुम्हारा वोट था, और 2025 में वोट आया, तो तुम घुसपैठी हो, बाहर से आए हो। इस तरह के इश्यूज को जनता के दिमाग में डालना कि वोट चोरी हो गया है, और बार बार जेनजी को एक तरह से प्रोवोक करने वाली स्थिति लगती है कि उनको ज़्यादा इनलाइटन करना चाह रहे हैं। इस डिजाइन को कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं ना, एक तो ये लेफ्टिस्ट एनजीओस, इनका ये वाइडर वो है जिसको राहुल गांधी इसका पार्ट एंड पार्सल बन गया है। दूसरा डीप स्टेट का एजेंडा। ये सब लोग देखिए, राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, ईवीएम पर। भारत से जब बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोलते, भारत से जब बाहर जाते हैं तो हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन पर बोलते हैं। और तो और इन्होंने विदेशी ताकतों से निवेदन किया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बचाओ, ये काम पकड़ते हैं। तो ये अराजकता का वातावरण बनाना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में प्रश्न खड़े करना, उनके सामने पेटिशन नहीं डालना, उनके सामने मेमोरेंडम नहीं रखना, और इस तरीके से करना, ये अराजकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व पर 140 करोड़ देशवासियों को पूरा भरोसा है और अटूट विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं सर कोई आशंका भी रहती है कि इस तरह से अगर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ऐसा अप्रिय स्थिति ऐसी ना हो जैसा दुनिया के कई देशों में ऐसा है? ये इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इस शहजादों की क्रेडिबिलिटी क्या है? एक हर परिवार को नौकरी देने चला था, मालूम ही नहीं कि तनख्वाह कितनी देनी है। तो ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी सीमित हुई है, जिनकी जानकारियां बहुत सीमित हैं, जो कॉलेज के दिनों में कुछ और करते रहे, तो स्कूल पे ही रह गए, कॉलेज भी नहीं पहुंचे, मालूम ही नहीं किसके पास कौन सी डिग्री है। ऐसे लोग, शहजादे लोग जो बड़े परिवारों में आगे बढ़े, जिनकी परवरिश हुई, उनको धरती से जुड़ने का मौका कहाँ मिला? ना ही उनको धरती की जानकारी है।
वंदे मातरम को लेकर अभियान चलाया गया, आप भी उसमें शिरकत किए, पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को किया गया, लेकिन अपोजिशन के कई नेताओं ने इस बात को लेकर भी एतराज़ किया, कैसे देखते हैं? मैं एक देवेंद्र जी आपको बताता हूं ना कि ये कांग्रेस के एजेंडा तो ये भूल ही गए। वंदे मातरम गीत ये आज़ादी का स्लोगन था, आज़ादी की यात्रा का ये प्रेरणादायक वाक्य और गीत था। बंकिम चंद्र जी ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया प्रथम बार, राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया। वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया। आज कांग्रेस उसी पर प्रश्न खड़ा कर रही है और इन्होंने तुष्टीकरण के कारण देश बेच डाला है। ये तो देश को, इन्होंने तो देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ऐसे सारे अभियान को ये कहते हैं कि बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश करती है ताकि इलेक्शन में। पोलराइज क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रभक्ति पोलराइजेशन है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर स्पिरिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया है? हम पोलराइज कहां कर रहे हैं? आयुष्मान भारत सबके लिए नहीं है क्या? 62 करोड़ की जनता में सभी समुदाय नहीं आते क्या? ये सड़कें बन रही है सबके लिए नहीं है क्या? हर घर नल, हर घर जल, ये सबके लिए नहीं है क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबके लिए नहीं है क्या? तो पोलराइज, तुम राष्ट्र के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो देश तो तुम मुसीबत में डाल रहे हो, तुष्टीकरण तो तुम कर रहे हो और उसको एक्सपोज करना ये राष्ट्रीयता है, पोलराइजेशन नहीं है, ये नेशनलिज्म है। नेशन कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड और नेशनल एथोस के साथ, राष्ट्र की अस्मिता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह इस तरह तो आरएसएस को लेकर भी लगातार निशाना साध रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रतिबंध लगाए। देवेंद्र जी, उन लोगों की, मैंने कहा ना, इन सब का ज्ञान बहुत सीमित है। इनको ये नहीं मालूम कि जब जब आरएसएस पर बोला है तब तब आरएसएस आगे बढ़ी है, जब जब तुमने उनको बैन किया तब तब वो आगे बढ़ी, तब तब उनकी शक्ति आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इसी काम में लगे रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आखिर में एक सवाल, इस चुनाव में क्या आप कोई अलग फैक्टर भी आप देख रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर फैक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया में तो उन्होंने सुर्खियां बटोरी, बहुत सारे आरोप लगाए, ग्राउंड पे कैसा देख रहे हैं? देवेंद्र बाबू, कमेंटेटर प्लेयर नहीं बन सकता, अंपायर प्लेयर नहीं बन सकता। प्लेयर बनने के लिए नेता बनना पड़ता है। चुनाव लड़ा लेना एक अलग चीज होती है, लड़ना एक अलग चीज होती है। ही हैज प्रूव्ड इन बिहार टू बी ए नॉन स्टार्टर और खाता नहीं खुलेगा, मेरी बात याद रखिएगा। बिहार का जो रिजल्ट आएगा, अगर आप लोग जीत होती है जैसा भरोसा आप जता रहे हैं, तो बंगाल के लिए आपको लगता है अच्छा मोमेंटम मिलेगा? ऐसा है, हर चुनाव अपने अपने ढंग का होता है, अपने अपने तरीके का होता है। इसलिए मैं बार बार कभी भी इस लालच में नहीं आता हूँ कि इसका फ़ायदा उसको मिलेगा, उसका फ़ायदा इसको मिलेगा। लेकिन हाँ, एक वातावरण बीजेपी के पक्ष में सारे देश में पैदा हुआ है, अच्छी तरीके से हुआ है। 24 के बाद हमने हरियाणा जीता है, महाराष्ट्र जीता है, हम बिहार जीत रहे हैं, बंगाल की बारी भी आएगी, चलते दिल्ली चलते जीता है। जी, चलते चलते मैं फिर से एक बार उसी चीज़ को पूछ लूँ कि 14 के नतीजों के बाद एनडीए के पक्ष में अगर समर्थन बहुत ज़्यादा आता है, बीजेपी की सीटें ज़्यादा रहीं, तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार चलेगी। नड्डा जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।